हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसका सर्किट डायग्राम देखा था। आज के लेक्चर में हम सारी थ्योरीज देखेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन की थ्योरी, उसका वर्किंग क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी थ्योरी, साथ ही एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या होता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जितने भी एम्पलीफायर्स हम लोगों ने पढ़े हैं अब तक, मतलब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर या नॉर्मल एम्पलीफायर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर जो होता है वो सबसे सिंपल होता है। इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन सारे कुछ बहुत ही सिंपल होते हैं। इसका सर्किट डायग्राम भी इजी होता है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कल इसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इसका इसके कंस्ट्रक्शन का जो थ्योरी है वो हम देखते हैं। उसके पहले मैं एक बार आपको कंस्ट्रक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे हालांकि कल मैंने कंस्ट्रक्शन का ओवरव्यू दिया था, लेकिन यहाँ पे इसकी थ्योरी बताने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू समझ लीजिए। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं। ये आपका सर्किट डायग्राम है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं और दोनों को हमने डायरेक्ट कपल से जोड़ दिया है। यहाँ पे कोई कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं हुई है। जो ट्रांजिस्टर T1 है वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर पोटेंशियल डिवाइडर बायस का यूज़ हुआ है। यहाँ पे R1 R2 RC RE ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज़ हुआ है ट्रांजिस्टर 1 में। और जो ट्रांजिस्टर 2 है वहाँ पे सेल्फ बायस का यूज़ हुआ है। ठीक, यहाँ पे इनपुट AC सिग्नल दिया जा रहा है सर्किट में, जो एक बार T1 पे एम्पलीफाई होगा, फिर T2 पे एम्पलीफाई होगा और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसीज़ को एम्पलीफाई करता है, जैसे कि थर्मोकपल करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भी लो फ्रिक्वेंसी करंट्स होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या लो फ्रिक्वेंसी करंट्स होते हैं, उन्हें ये एम्पलीफाई करता है। आइए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो थ्योरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपको लिखना है तो आप हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, फिर ये डायग्राम बना देंगे और फिर उसमें लिखना क्या है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर की दो स्टेज को कपल किया गया है। यहाँ पे हमने डायग्राम में 2 स्टेज यूज़ किया, इसलिए हम यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वहाँ पे भी 2 स्टेज लिखेंगे। अगर हमने 3 स्टेज कपल की होती तो हम 3 स्टेज लिखते, 4 स्टेज कपल की होती तो 4 स्टेज लिखते, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल उसको समझाना है तो हमने बस 2 स्टेजेस यूज़ की हैं। ठीक, तो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर की 2 स्टेज को कपल किया गया है, जिन्हें क्रमशः T1 व T2 नाम दिया गया है। देखिए ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2, इन्हें हमने 2 नाम दे दिए हैं, T1 और T2। ट्रांजिस्टर T1 में पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपको बताया गया है ट्रांजिस्टर T1 में पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का प्रयोग हुआ है, जबकि ट्रांजिस्टर T2 में सेल्फ बायस का प्रयोग हुआ है। ट्रांजिस्टर T2 में सेल्फ बायस का प्रयोग किया गया है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में दोनों स्टेजेस को जोड़ने में किसी कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर या अन्य कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं होता है। यानी अगर हम इसके 2 स्टेजेस को जोड़ते हैं तो इसमें किसी भी कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रजिस्टर या किसी भी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसे हम डायरेक्टली कपल कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 बाईपास रजिस्टर यूज़ हुए हैं। बाईपास रजिस्टर का मतलब है, देखिए यहाँ पे एक RE यहाँ पे ये यूज़ हुआ है और एक यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये दोनों 2 बाईपास रजिस्टर हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि इसमें 2 बाईपास रजिस्टर का यूज़ हुआ है। ठीक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे ना तो हमने इनपुट में कोई कपलिंग कैपेसिटर यूज़ किया है, ना तो आउटपुट में कोई कपलिंग कैपेसिटर यूज़ किया है, और ना यहाँ पर कोई बाईपास कैपेसिटर यूज़ किया है। ठीक, तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है। ये चीज़ें आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हैं तो सफिशिएंट है कंस्ट्रक्शन में इसके। ठीक, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आइए इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इजी है। पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम की हेल्प से, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। देखिए यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं जो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी का होता है। ठीक, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसीज पे काम करेगा। जब लो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल देंगे तो वो यहाँ पे बेस पे आएगा, ट्रांजिस्टर T1 के बेस पर आएगा और एम्पलीफाई होकर यहाँ पे आउटपुट पे हमें मिलेगा। ठीक, जब यहाँ पे आउटपुट पे हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाएगा तो वो एम्पलीफाइड सिग्नल फिर डायरेक्ट कपल कर दिया जाएगा ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे, यानी इनपुट पे। अब यहाँ पे कपल करने के लिए हम कोई कपलिंग डिवाइस नहीं प्रयोग करेंगे, डायरेक्टली कपल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब ट्रांजिस्टर T2 के इनपुट पर वो एम्पलीफाइड सिग्नल आएगा जो कि T1 पे एम्पलीफाई हुआ था, वो फिर से यहाँ पे एम्पलीफाई होगा और आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें बहुत ज़्यादा वो कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोग हमेशा लिख दीजिएगा, जो VCC दी जाती है, जो DC सप्लाई दी जाती है, वो कॉमन रहती है दोनों में। ठीक, तो ये इसका एक तरह से वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल की थ्योरी यहाँ पे मैंने लिखी है, आप लोग देख लीजिए।
मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। वर्किंग ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर T1 पर इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो यह इनपुट सिग्नल T1 के बेस पर आता है। यानी जब यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो वो T1 के बेस पर आता है तथा ट्रांजिस्टर T1 द्वारा एम्पलीफाई होकर यह उसके आउटपुट पर जाता है। तो इसे जो ट्रांजिस्टर T1 है वो एम्पलीफाई करता है और इस तरह ये सिग्नल जो है इसके एम्पलीफाई होकर इसके आउटपुट पर पहुंच जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जहां पर T1 के आउटपुट को डायरेक्ट कपलिंग द्वारा ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर दिया जाता है। अब डायरेक्ट कपलिंग का मतलब किसी भी रजिस्टर का, कैपेसिटर का या ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करेंगे कपल करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कपलिंग बोलते हैं। तो डायरेक्ट कपलिंग द्वारा ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर जो एम्पलीफाइड सिग्नल हमें मिला था उसे सेंड कर दिया जाता है या दे दिया जाता है तथा ट्रांजिस्टर T2 के आउटपुट पर एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने दो ही स्टेज यूज़ किया है, तो यहाँ से जो सिग्नल एम्पलीफाई होगा T1 से वो फिर से T2 पे एम्पलीफाई होगा और यहाँ पे आउटपुट पे वो हमें मिल जाएगा। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल हो गया किसका, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का। ठीक, अब इसके बाद अगर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखें तो इसके देखिए एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सर्किट में ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं यूज़ हुई है, ना कोई बाईपास कैपेसिटर यूज़ हुआ है। तो इसकी सर्किट काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें ज़्यादा रजिस्टर या कैपेसिटर या कोई अन्य डिवाइस यूज़ नहीं हुई है, इसलिए इसकी जो सर्किट है वो काफ़ी सिंपल है और इसका कैलकुलेशन या इसका एनालिसिस करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यूज़ नहीं हुए हैं। तो इसका ये पहला एडवांटेज है कि इसका सर्किट सरल होता है क्योंकि इसमें अधिक रजिस्टर प्रयोग नहीं हुए हैं। इसका दूसरा जो एडवांटेज है, इसमें किसी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं होने के कारण इसकी सर्किट सस्ती होती है। देखिए यहाँ पे कोई भी कपलिंग डिवाइस हमने नहीं यूज़ की है, तो जो कपलिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो सर्किट थोड़ी सी महंगी हो जाती है या एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं यूज़ की है तो ये सर्किट थोड़ी सी सस्ती है कंपैरेटिवली। अगर हम दूसरे सर्किटों से कंपेयर करें तो ये थोड़ी सस्ती है, इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है। तो ये इसके दो एडवांटेज हो गए। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए इसके डिसएडवांटेज हैं कि क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करता है तो इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा एडवांटेज हो गया कि थर्मली ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या टेम्परेचर में कोई चेंज होगा तो इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो हमारे BJTs होते हैं उनमें ऑपरेटिंग पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है बार बार तो जो भी आउटपुट सिग्नल मिल रहा है या जो भी गेन मिल रहा है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं या उनमें जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं उनका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है जिससे कि डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है पहला। इसे हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। और इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है, ताप में परिवर्तन होने पर इसका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट भी वेरी करेगा। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। तो इस तरह इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कवर हो गया। उसके बाद अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें कि कहाँ पे हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए इसे हम लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये इसका पहला एप्लीकेशन हो गया। और दूसरा लो करंट एम्पलीफिकेशन में प्रयोग करते हैं। तो ये अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, इसके एप्लीकेशंस बहुत ईजी हैं। इसे हम लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में यूज़ करते हैं और लो करंट एम्पलीफिकेशन में प्रयोग करते हैं। लो करंट एम्पलीफिकेशन के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या थर्मोकपल करंट, ये सब लो करंट के एग्जाम्पल हैं। तो इसे हम, इसका जो एप्लीकेशन है वो हो गया, इसे लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में प्रयोग किया जाता है और दूसरा इसे लो करंट एम्पलीफिकेशन में प्रयोग, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में और लो करंट एम्पलीफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। और लो करंट एम्पलीफिकेशन के एग्जांपल क्या हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोकपल करंट। तो ये आपका पूरा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। उसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन जो था उसको मैं एक बार बोल देता हूँ जिससे कि आपकी नोट्स जो भी आप यहाँ से बनाना शुरू करिएगा। ऐसा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें एम्पलीफायर की विभिन्न स्टेजेस को बिना किसी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग किए, कपलिंग डिवाइस क्या
डिवाइस क्या होती है? जैसे कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग किए बिना डायरेक्ट कपल कर दिया जाता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहलाता है। ऐसा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें एम्पलीफायर की विभिन्न स्टेजेस को बिना किसी कपलिंग डिवाइस, कैपेसिटर अथवा ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग किए डायरेक्ट कपल कर दिया जाता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहलाता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। फिर इसका कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम बनाइएगा और फिर आप इसकी नोट्स पूरी थ्योरी लिख दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद आप इसकी वर्किंग की थ्योरी लिखेंगे और फिर इसके एडवांटेजेस लिखेंगे और फिर डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या कंस्ट्रक्शन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ उसको क्वेश्चन कर लीजिए या कमेंट करके या मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिए। बिल्कुल भी कोई डाउट मत रखिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और घर पे रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन कर लिया करिए। तो थैंक यू वेरी मच।